Assalamu alaikum dear students, I am Kashif Abbasi and you are watching my channel सर काशिफ अब्बासी फिजिस्ट। आज का हमारा टॉपिक है कॉलिजन और आज हम इस लेक्चर में कॉलिजन की दो टाइप्स इलास्टिक कॉलिजन और इन इलास्टिक कॉलिजन को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम इस बात को ख़ास तौर पे जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट विल बी द पॉसिबल वेलोसिटीज़ व्हेन टू बॉडीज़ कम इनटू कांटेक्ट। कॉलिजन आप अपनी डेली रूटीन के अंदर देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं। जैसे स्नूकर है, आपने देखा होगा या खेला होगा, तो उसके अंदर कलर बॉल को हिट किया जाता है तो एक बॉल जब बहुत सारी डिफरेंट बॉल से टकराती हैं तो कॉलिजन होता है। इसी तरह एक बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो उस दौरान कॉलिजन को हम देखते हैं। एक फुटबॉलर फुटबॉल को किक करता है तो तब आपको कॉलिजन का फेनोमेना नज़र आता है। इसी तरह आपने बचपन के अंदर कंचे खेले होंगे तो उस दौरान भी कॉलिजन होता है। हादसात हो जाते हैं, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराती है तो वहाँ भी आपको कॉलिजन का फेनोमेना नज़र आता है। व्हाट इज़ कॉलिजन? कॉलिजन इज़ सिंपली द व्हेन टू बॉडीज़ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड दे कोलाइड विद ईच अदर। जब एक दूसरे से टकराती हैं तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं, इसे हम कॉलिजन का नाम देते हैं। कॉलिजन हमारे पास दो टाइप्स हैं। कॉलिजन हमारे पास दो तरीके से होते हैं। वन इज़ कॉल्ड इलास्टिक कॉलिजन और दूसरा कॉलिजन जो है वो हमारे पास इन इलास्टिक कॉलिजन कहलाता है ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। जब भी कॉलिजन होता है तो हमेशा मोमेंटम थ्रू आउट द मोशन कंजर्व रहता है, यानी जब ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उस दौरान उसका मोमेंटम जो है टोटल टकराने के दौरान और टकराने के बाद थ्रू आउट द मोशन बॉडी सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। इसके साथ साथ अगर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर हो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के तो ऐसा कॉलिजन हमारे पास इलास्टिक कॉलिजन कहलाता है। अ कॉलिजन इन विच मोमेंटम इज़ कंजर्व थ्रू आउट द कॉलिजन। थ्रू आउट का मतलब ये है कि फ़र्ज़ किया ये हमारे पास दो बॉडीज़ हैं ए और बी, तो टकराने से पहले पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम, यानी इसका बॉडी ए का मोमेंटम ये m1 है, ये बॉडी ए कहते हैं इसको, और ये बॉडी बी, तो टोटल जो इसका मोमेंटम होगा वो बराबर होगा इन दोनों के मोमेंटम के बराबर। थ्रू आउट का मतलब है कि टकराने से पहले, टकराने के दौरान और टकराने के बाद अगर मोमेंटम सेम रहता है तो हम कहते हैं भाई मोमेंटम कंजर्व है। हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी इस बात को डिस्कस किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये बात आप जानते हैं कि इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम ऑफ अ बॉडी देन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इस बात को ज़रा समझने की ज़रूरत है कि इलास्टिक कॉलिजन के अंदर मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं। मोमेंटम थ्रू आउट द कॉलिजन कंजर्व रहता है, यानी टकराने से पहले, टकराने के दौरान और टकराने के बाद। काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले बराबर होगी टकराने के बाद, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। जब दो बॉडीज़ आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो इसकी सम पार्ट ऑफ एनर्जी साउंड में या हीट की फॉर्म में या कुछ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में चली जाती है, जिसकी वजह से इस दौरान इसकी एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। लेकिन जैसे ये दो बॉडीज़ अलग होती हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है वो इसको रीगेन कर देती है। इस वजह से यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है। तो अब इसकी मिसाल अगर हम देखें, आपने आइडियल गैस पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, चैप्टर नंबर 2 में आपको पढ़ाया जाता है कि गैसेस के मालिक्यूल जो है वो ज़िगज़ैग मूव कर रहे होते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं, और जब वो टकराते हैं तो कॉलिजन होता है एंड दैट कॉलिजन इज़ इलास्टिक कॉलिजन बिटवीन गैस मालिक्यूल। इसी तरह एक बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है तो आप देखते हैं कि जैसे ही बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो बैट और बॉल के दरमियान कॉन्टेक्ट बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। एक और बात इसमें समझने की, इलास्टिक कॉलिजन जो है वो हमेशा हार्ड ऑब्जेक्ट के दरमियान होता है। दूसरी बात, जो फोर्सेस लगती हैं, फोर्स एक्ट वेरी क्विकली। ठीक है, इसी तरह
फुटबॉल के अंदर फुट और बॉल के दरमियान बहुत कम ड्यूरिंग के लिए, बहुत कम टाइम के लिए इंटरेक्शन होता है। ऑल्दो दीज टू आर नॉट परफेक्टली इलास्टिक, क्योंकि सम पार्ट ऑफ एनर्जी साउंड में और हीट में भी कन्वर्ट होती है। लेकिन हम इसको अगर इग्नोर कर दें तो बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है तो बॉल और बैट के दरमियान कोलिजन, और फुट और बॉल के दरमियान जो कोलिजन है हम उसको इलास्टिक कोलिजन में कंसिडर कर सकते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इज़ दैट कोलिजन इन विच मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, because some part of energy is converted into the form of heat energy and sound energy, and that energy does not regain into kinetic energy। यहाँ तो हमारी एनर्जी जो है वो काइनेटिक इनिशियल बराबर होती है फाइनल के, लेकिन इन इलास्टिक के अंदर हमारी जो काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाती है वो कभी भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं आती। इसकी मिसाल डेली लाइफ में हम देखते हैं कि स्नूकर की अगर मिसाल ली जाए तो स्नूकर में हमारे पास दोनों इलास्टिक भी आ सकता है और इन इलास्टिक भी। लेकिन जब दो बॉडीज़ कांटेक्ट में आती हैं और वो एक दूसरे के साथ जैसे जॉइंट हो जाएं, सेपरेट ना हो, तो इस तरह का कोलिजन हमारे पास इन इलास्टिक होता है। आपने देखा होगा स्नूकर के अंदर कि एक क्यू बॉल को स्ट्राइक किया जाता है तो बहुत सारी बॉल एक साथ जमा हो जाती हैं। लेकिन अगर एक बॉल एक दूसरी बॉल को सिंगली हिट करती है तो वो हिट करने के बाद स्ट्राइकर अलग डायरेक्शन में जाता है और बॉल अलग डायरेक्शन में जाता है, तो उस दौरान जो कांटेक्ट हुआ वो बहुत शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए हुआ। तो यहाँ पर हम इस मिसाल को इलास्टिक में कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जैसे पहला शॉट स्ट्राइक करता है स्ट्राइकर, तो आप देखते हैं कि बहुत सारी बॉल एक साथ जमा हो जाती हैं, जॉइंट हो जाती हैं, तो उस दौरान उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर नहीं होती फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। तो इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन के बाद इसी तरह अगर हम देखें जब एक कार दूसरी कार से हिट करती है तो वो भी इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर आती है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर दो बॉडीज़ हों ए और बी जिनका मास m1 और m2 विच इज़ मूविंग इनिशियली विद वेलोसिटी u1 एंड विद वेलोसिटी u2, बॉडी ए की इनिशियल वेलोसिटी u1, बॉडी बी की इनिशियल वेलोसिटी u2, तो before collision the momentum of this body A will be m1 u1 product of mass and velocity, and the momentum of body B will be m2 u2. Sum of these momentum will be m1 u1 plus m2 u2. This is the momentum before collision, and after collision the momentum of body A will be, ये body A है हमारे पास, m1 v1 plus m2 v2. From law of conservation of momentum, initial momentum of the system is equal to final momentum of the system। ये बात याद रखिएगा। अब हम इसको अरेंज करें, m1 v1 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएँ तो m1 u1 अपनी जगह, तो m1 v1 इधर गया तो m1 कॉमन लिया, यहाँ u1 बचा और ये v1 माइनस का। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास m2 v2 है, अगर इस ट्रम को उठा के हम इधर ले आएँ, ये ट्रम यहाँ चली गई और ये ट्रम यहाँ आ गई, तो m2 v2 ये प्लस का इधर आकर माइनस का m2 v2, तो m2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ v2 बच जाएगा माइनस u2। समझ आ रहा है? इस ट्रम को यहाँ लेके गए, m1 कॉमन लिया तो u1 माइनस v1, इस ट्रम को यहाँ लेकर आए, प्लस की तो माइनस हो गई, तो m2 कॉमन लिया, v2 माइनस u2, ये बन गई इक्वेशन 1। फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर है फाइनल के, तो फॉर बॉडी ए वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम, इसकी वेलोसिटी u1 है तो u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बॉडी ए की इनिशियल, बॉडी बी की इनिशियल, बॉडी ए की फाइनल, बॉडी बी की फाइनल। जैसे हमने बॉडी ए के मास को उधर ले गए थे, इसी तरह हाफ m1 v1 स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर और हाफ m1, ये देखें ये टर्म में यहाँ ले आता हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, फिर मैंने हाफ m1 कॉमन ले लिया यहाँ से, u1 स्क्वायर बचा माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर, और ये वाली टर्म
इधर आ जाएगी। तो ये बचेगा हमारे पास हाफ m2, इधर से v2 स्क्वायर बच जाएगा, और ये इधर आकर माइनस का होगा तो माइनस का u2 स्क्वायर। ठीक है, दिस हाफ इज कैंसिल विद दिस हाफ, तो रिमेनिंग टर्म आर m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b। फिर ये फार्मूला बन गया हमारे पास, यहाँ m2 बचा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहली इक्वेशन ये बन गई, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन 2 बन गई। ठीक है, नाउ वी डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, ये m1 u1 माइनस v1 m2 v2 माइनस ये कैंसिल, तो ये हमारे पास टर्म बच गई u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। सम ऑफ वेलोसिटीज ऑफ बॉडी A, u1 की वेलोसिटी, बॉडी A की वेलोसिटी u1 और बॉडी A की वेलोसिटी v1, इनिशियल एंड फाइनल। सम ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी A इज इक्वल टू सम ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ बॉडी B। ये इनिशियल, ये फाइनल, ये इनिशियल, ये फाइनल। अब इस इक्वेशन की मदद से हम मालूम करेंगे, देखें u1 प्लस v1, तो u1 प्लस v1 माइनस u2 इज इक्वल टू, ये v2 आ गया, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। जब हम इस वैल्यू को v2 की वैल्यू पुट होगी कहाँ, यहाँ, जब v2 की ये वैल्यू पुट होगी यहाँ, तो हमें क्या मिल जाएगा, v1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2 वी विल गेट v1 एंड पुटिंग द वैल्यूज ऑफ v1 वी विल गेट u2। हमने u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2, तो यहाँ से v2 अगर हम निकालते हैं, इसको पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो v1 मिल जाएगा हमें। और अगर यहाँ से हम v1 पुट करते हैं u2 प्लस v2 माइनस u1, तो हमें v2 मिल जाएगा। ये फार्मूला है फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी A आफ्टर कोलिजन, और ये हमें बताएगा कि टकराने के बाद बॉडी B की वेलोसिटी क्या होगी। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे केस 1 की अगर हम बात करें, तो केस 1 में अगर दो बॉडीज़ के मास सेम हों, m1 एंड m2 मूविंग विथ वेलोसिटी u1 एंड u2, और कंडीशन हमने यहाँ दी m1 बराबर है m2 विच इज़ इक्वल टू m। तो आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी क्या होगी, तो जब हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं m1 m2 मीन्स दोनों सेम है, यहाँ हम पुट करते हैं m माइनस m, 0 मल्टीप्लाई u1 बिकम्स 0, तो ये टर्म बन गई 0। यहाँ पुट करते हैं तो ये m बन जाएगा 2m, m प्लस m 2m, 2m से 2m कैंसिल, तो इसमें हमारे पास v1 इज इक्वल टू सिर्फ u2 बचा। इट मीन्स बॉडी A की वेलोसिटी टकराने के बाद क्या हो जाएगी, v1 इज इक्वल टू u2। ठीक है, आफ्टर कोलिजन। इसी तरह अगर हम बॉडी B की फाइनल वेलोसिटी मालूम करना चाहें, तो ये हम यहाँ पुट करेंगे, m की जगह m आ जाएगा। ठीक है, m प्लस m 2m, 2m से 2m कैंसिल, तो v2 इज इक्वल टू u1।
ये कैंसिल हो जाएगा, m माइनस एम बिकम्स 0, ये टर्म बन गई 0, तो v2 इज इक्वल टू u1। अब देखें वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई, यानी बॉडी ए की जो इनिशियल वेलोसिटी वो बॉडी बी के पास चली गई फाइनल, ठीक है। इसी तरह बॉडी बी की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो बॉडी ए के पास चली जाएगी। अगर बॉडी बी रेस्ट में हो, इफ़ इट इज़ एट रेस्ट, देन व्हाट विल हैपन, अगर बॉडी ए बॉडी बी से टकराएगी, टकराने के बाद बॉडी ए रुक जाएगी, मीन्स v1 इज इक्वल टू 0 एंड v2 इज इक्वल टू u1। इसकी मिसाल जैसे स्नूकर की अगर हम मिसाल लें तो उसमें आप देखते हैं कि जब स्ट्राइक जो क्यू बॉल होती है हमारे पास, हम उसको स्ट्राइक करवाते हैं कलर बॉल के साथ, तो आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि कलर बॉल मूव करता है और स्ट्राइक यानी जो जिसको हमने स्ट्राइक किया वो रुक जाता है। कलर स्नूकर के अंदर जो हमारे पास मिसाल है, ये केस 1 की एक बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए। उनमें मासेस भी सेम होते हैं और कोलिजन भी इलास्टिक होता है। उसके बाद केस 2 के अंदर इफ़ अ हेवी बॉडी collide with लाइटर बॉडी, अगर हैवी बॉडी लाइटर बॉडी से टकराती है तो क्या होता है, यानी ये बॉडी ए जिसका मास m1 और ये लाइटर बॉडी जिसका मास m2, आफ्टर कोलिजन you will observe that body A will move with the same velocity, और जो बॉडी बी होगी वो मूव करेगी विथ ट्वाइस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए। केस 3 की बात करें, इफ लाइटर बॉडी कोलाइड विथ मैसिव बॉडी, यहाँ पर कंडीशन हमारी क्या थी, m1 is much greater than m2 and here m2 is much greater than m1, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं कि m1 is less than m2। अगर हल्की बॉडी भारी बॉडी से टकराएगी then what will happen, let's say this is m1 and this is m2, its velocity is u1 and u2 respectively initials. After collision body A will come back with the same velocity। ऐसा ही है जैसे हम टेनिस बॉल को अगर दीवार पे मारें तो टेनिस बॉल टकरा कर वापस आती है, तो जितनी रफ्तार से गई उतनी रफ्तार से वापस आ गई। इसी तरह हम बॉल को ज़मीन पर मारते हैं, सिम की बॉल आपने देखी होगी, बचपन में खेला होगा, जैसे ही आप उसको ड्रॉप करते हैं वो जंप करके आपकी सेम हाइट पर आती है। इट मीन्स नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। माइनस का साइन क्यों है, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। बॉडी बी जो कि इनिशियली रेस्ट में थी उसकी वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, ठीक है। दीज आर द केसेस विच डिफाइंस what will be the velocity after collision. With the help of these concept we can predict the motion of any object. तो आज हमने डिस्कस किया collision क्या होता है, what is collision, when two bodies come into contact and they exert a force on each other for a very short interval of time, this is called collision. There are two types of collision, elastic collision and inelastic collision. Elastic collision is that in which both momentum and kinetic energy is conserved before and after collision, and inelastic collision is that in which momentum is conserved but kinetic energy does not remains same after collision. उसके बाद फिर हमने ये velocities मालूम की v1 और v2 with the help of the two equations, law of conservation of momentum and law of conservation of kinetic energies, और ये कुछ special cases थे। That's all from today. Inshallah we will meet in the next lecture with the very new concepts. Thank you very much.